तो आपका एक बार फिर से आपके YouTube स्टडी चैनल एजुकेशनल कंपेन पर आपका स्वागत है। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज का हमारा नया टॉपिक है सरल रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो इसे हम शुरू करते हैं। जैसे कि पहला हेडिंग है विराम तथा गति, रेस्ट एंड मोशन। यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ निर्देश बिंदु के सापेक्ष परिवर्तित ना हो रही हो तो वह वस्तु विराम में कहलाती है। जैसे दीवार पर लगा ब्लैक बोर्ड कमरे की दीवार के सापेक्ष विराम अवस्था में है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई दीवार घड़ी दीवार पर लगी हुई है तो दीवार घड़ी तथा दीवार आपस में विराम अवस्था में है। चलो आगे चलते हैं। यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ निर्देश बिंदु के सापेक्ष परिवर्तित हो रही हो तो वह वस्तु गति में कहलाती है। जैसे कि गतिशील कार, बस पृथ्वी के सापेक्ष गतिशील अवस्था में हैं, जो कि निर्देश तंत्र पर निर्भर करती हैं। वो कोई वस्तु एक ही समय में विराम तथा गति की अवस्था में हो सकती है। उदाहरणार्थ, एक चलती ट्रेन में बैठे दो व्यक्ति परस्पर सापेक्ष विराम में हैं, जबकि प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति के सापेक्ष गति की अवस्था में। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो दो व्यक्ति ट्रेन में बैठे हुए हैं तो वे आपस में तो विराम की अवस्था में है, और यदि एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो और एक ट्रेन में बैठा हो तो प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति पाता है कि ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति उसके सापेक्ष गति की अवस्था में है। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नया हेडिंग है हमारा सरल रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जब कोई वस्तु केवल एक दिशा में सीधी गति करती है तब उसकी गति सरल रेखा में गति कहलाती है। जैसे कि क्रिकेट के मैदान पर बल्ले से तेज शॉट खेलने पर सीधी जाती गेंद। यानी कि अगर हम किसी वस्तु को एक ही दिशा में मारे या फेंकें तो वस्तु की गति सरल रेखा में गति कहलाती है। विस्थापन और दूरी। यदि किसी गतिमान कण या वस्तु द्वारा किसी मार्ग पर चली गई कुल लंबाई को कण या वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं, जबकि विस्थापन स्थिति सदिश है, अर्थात प्रारंभिक व अंतिम स्थिति को जोड़ने वाला सदिश है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो हम किसी भी रास्ते पर जा रहे हैं, टेढ़ा मेढ़ा या के सीधा कैसा भी हो, तो जो हम तय करेंगे वो हमारी दूरी होगी। और यदि हम इस वे में चलते हैं, मान लो ट्रायंगुलर, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए से सी तक जो हमने चला है ये हमारी हो गई दूरी। और जबकि विस्थापन की परिभाषा के अनुसार प्रारंभिक यानी ए और अंतिम बिंदु सी, ये जो दोनों को जोड़ रहा है ये है हमारा विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। ये हमारी ए से बी, बी से सी तक हो गई डिस्टेंस, और ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट ए से सी तक। विस्थापन को हम ऐसे भी विस्थापन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल एक्स इक्वल टू x2 माइनस x1, यानी कि अंतिम दूरी तथा प्रारंभ की दूरी। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है जिन्हें पढ़ा जाता है। दूरी एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन सदिश राशि, यानी कि दूरी को किसी भी दिशा में चलो वो दिशा पर मैटर नहीं करती, जबकि विस्थापन दिशा पर निर्भर करता है। विस्थापन का परिमाण लेसर एंड इक्वल देन दूरी, यानी कि विस्थापन का जो परिमाण होगा वह दूरी के बराबर हो सकता है या दूरी से कम हो सकता है। दूरी से विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक नहीं हो सकता। सॉरी, विस्थापन धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है, लेकिन दूरी हमेशा धनात्मक होगी। यानी कि विस्थापन प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, लेकिन दूरी हमेशा धनात्मक ही होगी। अब चलो चाल पर चलते। चाल स्पीड, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, जबकि चाल का मात्रक जो होता है वो होता है मीटर पर सेकंड।
वेग वेलोसिटी कोई वस्तु इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में जितना विस्थापित होती है उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि है, इसका मात्रक भी मीटर पर सेकंड होता है। एक समान गति यानी कि यूनिफॉर्म मोशन। यदि गति के दौरान वस्तु का वेग नियत रहे तो गति एक समान गति कहलाती है। अब है असमान गति नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब गति के दौरान वस्तु का वेग परिवर्तित होता रहता है तो गति असमान गति कहलाती है। और हमारा नया हेडिंग है औसत चाल या औसत वेग। पर उससे पहले मैं आपको इस एक समान गति और असमान गति समझाना चाहूँगा। एक समान गति ऐसे होती है, मान लो कि हम जा रहे हैं किसी बाइक से या कार से, तो हमारा जो वेग है वो 40 किलोमीटर पर सेकंड, या अगर हम उस 40 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से चलेंगे तो वो हमारी एक समान गति होगी। यदि हम वेग को घटाएंगे यानी 40 से 60 जाएंगे, फिर 40 आएंगे, या जितना भी कम या ज़्यादा करेंगे तो वो वेग परिवर्तन जो होगा वो हमारी असमान गति होगी। चलो अब औसत चाल व औसत वेग समझते हैं। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी किसी दिए गए समय अंतराल में एक कण द्वारा तय की गई दूरी तथा लिए गए समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं, जबकि दिए गए विस्थापन व समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। यदि कण द्वारा डेल्टा टी समय में तय की गई दूरी डेल्टा एक्स व विस्थापन डेल्टा आर हो तो औसत चाल मतलब के औसत चाल और स्पीड एवरेज स्पीड होगी डेल्टा एक्स यानी कि तय की गई दूरी अपॉन में समय अंतराल यानी कि डेल्टा टी, जो कि इस फॉर्मूले में भी लिखा है। जो हमारा डेल्टा एक्स होगा वो एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन टी टू माइनस टी वन होगा ये रहा। अब औसत वेग की बात करते हैं तो औसत वेग ये रहा डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, जो कि हमारा डेल्टा आर होगा हमारा आर टू माइनस आर वन अपॉन में डेल्टा टी होगा टी टू माइनस टी वन। यदि एक कण क्रमशः वेगों v1, v2, v3 आदि से समान दूरी तय करता है तब औसत चाल उसकी अलग अलग चालों के हरात्मक माध्य के बराबर होती है। ऐसा है कि आप समझ में आ गया। यदि एक कण v1 वेग से कुछ दूरी चलता है तथा v2 वेग से वापिस आता है तो जो हमारा वेग एवरेज होगा होगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब इसको अगर समझाएं तो हम जो हमारा वेग होगा तो ये होगा v1 प्लस v2, तो v1 प्लस v2 का जो फॉर्मूला लगेगा इसमें r1 अपॉन t1 प्लस r2 अपॉन t2 अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये हमारी बराबर है दूरी। तो जो इसका फॉर्मूला लगेगा अब v एवरेज इक्वल टू 1 अपॉन t1 प्लस 1 अपॉन t2। तो ये हो जाएगा। अब समय तथा समय का हम सूत्र लगाएंगे तो ये होगा दूरी बटे वेग। तो जो दूरी हमारी बराबर है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में वेग v1 प्लस 1 अपॉन में वेग v2। जब हम यहाँ वेग v2 का इसमें एलसीएम लेंगे तो ये होगा 1 प्लस 1 अपॉन v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2। जब हम इसको फॉर्मूला में लिखेंगे v एवरेज इक्वल टू, तो जो हमारा नीचे v1 v2 है ऊपर चला जाएगा तथा ये जो यहाँ 1 प्लस 1 बचता है ये हो जाएगा 2। तो 2v1 v2 अपॉन जो v1 प्लस v2 है ये नीचे रहेगा तो v1 प्लस v2। इस तरह हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं।
यदि एक कण दो समान समय अंतरालों में क्रमशः v1 व v2 चालों चलता है, तब वही एवरेज होगा हमारा v1 प्लस v2/2। इससे हम अब तात्क्षणिक वेग एवं चाल पर चलते हैं। इंस्टांटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। अगर मुझे मौका लगा तो मैं ये वाला, एक तो ये वाला फॉर्मूला तथा ये वाला फॉर्मूला आपको पेपर वर्क पर करके नीचे वीडियो में लगा दूंगा। तात्क्षणिक वेग एवं चाल। किसी क्षण वस्तु द्वारा प्राप्त चाल तात्क्षणिक चाल कहलाती है, जबकि वस्तु का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। वी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और डेल एस और डेल टी, जहाँ डेल एस और डेल एस है यहाँ विस्थापन, डेल एस है यहाँ विस्थापन, सॉरी विस्थापन ये है डिस्प्लेसमेंट अपन डी तथा डी एक्स ओवर डी टी। वी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी। ये जो हमारा डी आर अपॉन डी टी है ये तात्क्षणिक है, तथा ये डी एक्स और डी टी भी ये तात्क्षणिक चाल है तथा ये तात्क्षणिक वेग है। जब कोई वस्तु नियत वेग से गति कर रही है तो उसका तात्क्षणिक वेग उसके औसत वेग के बराबर होता है। यानी कि यदि कोई वस्तु नियत वेग से चल रही हो तो जो उसका ये तात्क्षणिक वेग होगा ये लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 यानी कि डी आर और डी टू उसके औसत वेग के फॉर्मूले के बराबर होगा, जो कि औसत वेग का फॉर्मूला शायद यही है। नहीं, ये औसत वेग का फॉर्मूला हमारा सॉरी हम त्वरण पर चलते हैं। त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की समय के दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं तथा सामान्यतः इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं। जो हमारा त्वरण होता है वो होता है वस्तु के वेग में परिवर्तन तथा समय अंतराल। यानी कि वस्तु के वेग में परिवर्तन जो होगा वो हमारा होगा डेल्टा v अपॉन डेल्टा t एक्सीलरेशन इक्वल टू, यानी कि इक्वल टू होगा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। त्वरण एक सदिश राशि है तथा इसका SI मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये स्क्वायर जहाँ दो डॉट कॉमा लगे हुए हैं, तो इसका विमेय सूत्र भी LT माइनस 2 होता है। इसका विमेय सूत्र एरा जो कि इम्पोर्टेंट भी है। औसत तथा तात्क्षणिक त्वरण। एवरेज एंड इंस्टांटेनियस एक्सेलरेशन। सामान्यतः जब एक वस्तु गति करती है तो उसका वेग सदैव एक समान नहीं रहता है। एक वस्तु जिसका वेग बढ़ रहा है त्वरित कही जाती है, अतः वस्तु के वेग परिवर्तन एवं समय अंतराल के अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं। एक्सीलरेशन एवरेज होगा हमारा वो होगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। जो सामान्यतः ऊपर वाला जो नंबर है इसमें दोबारा बताता हूँ। सामान्यतः जब एक वस्तु गति करती है तो उसका वेग सदैव एक समान नहीं रहता। यदि हम मतलब कोई वस्तु गति करे तो उसका वेग हमेशा तो एक समान रहता नहीं, क्योंकि नीचे से घर्षण बल भी लगता है और हवा का फोर्स भी लगता है। जब एक वस्तु का वेग बढ़ रहा हो तो वस्तु त्वरित कहती है, यानी कि वस्तु 40 किलोमीटर गाड़ी 40 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चल रही हो और वह फिर 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चलने लगे तो वह वस्तु त्वरित कही जाती है। यदि डेल्टा टी टेंड्स टू 0 तब औसत वेग उस वस्तु का तात्क्षणिक वेग कहलाता है। यानी कि जब हम बहुत ही थोड़े समय अंतराल यानी शून्य से थोड़ा सा ज्यादा, यानी शून्य के लगभग जो हमारा समय अंतराल होता है नैनो सेकंड, तो उस समय जो हमारा वेग होगा वह तात्क्षणिक वेग कहलाता है। वेग समय ग्राफ का ढाल त्वरण प्रदर्शित करता है। यानी कि जो वेग तथा समय के बीच का ग्राफ बनता है, जो उसके ढाल होता है वो हमारा
त्वरण को प्रदर्शित करता है। जो जब ग्राफ आएंगे तो ग्राफ भी बताए जाएंगे। तो किसी विशेष क्षण में त्वरण समय ग्राफ का क्षेत्रफल उस क्षण वेग परिवर्तन प्रदर्शित करता है। जो हमारा त्वरण समय ग्राफ का जो ढाल होगा वो हमारा वेग परिवर्तन को प्रदर्शित करेगा। जब कोई वस्तु एक समान बढ़ते हुए त्वरण से गतिमान है तो उसका त्वरण समय ग्राफ एक सरल रेखा होती है। ऋणात्मक त्वरण मंदन को प्रदर्शित करता है। हमारा पॉइंट नंबर 6 है, इसमें वेग का मान समय के साथ कम होता है। ये आपको अच्छी तरह जब ग्राफ समझाए जाएंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। आशा है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। गलती सबसे होती हैं तो लाजमी है इस वीडियो में भी गलती हुई होगी, तो आप हमें हमारी गलतियों को बताएं। वीडियो को लाइक करें, अगर लाइक ना अच्छी ना लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं।